हाँ ना। हेलो फ्रेंड्स, त्रिपाठी कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का आज फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश त्रिपाठी आज आप लोगों के साथ उसी टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूं जिस पर हमने कल चर्चा किया था। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया 40 मिनट के लगभग, उसके बाद भी वो पूरा हो नहीं पाया, तो मैं प्रयास करूंगा आज इसको और पूरा करने में। यदि वीडियो लंबा खींचेगा तो फिर इसमें तीन पार्ट में बांटूंगा और हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। तो कल हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी इस चैप्टर का पूरा नाम है अकाउंटेंसी, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन एंड लिमिटेशंस, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में चर्चा कर लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी चर्चा कर लिया था, और आज हम चर्चा करेंगे कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन की परंपराएं या प्रथाएं। लेखांकन की परंपराएं या प्रथाएं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखेंगे वीडियो तो समझ में आएगा बेहतर। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, उसको मैं पुनः बताऊंगा। फिलहाल ऐसी संभावना कम है कि समझ में नहीं। तो आज हमें बताना है कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की परंपराएं या प्रथाएं। लेखांकन की परंपराएं या प्रथाएं, इसे समझने के पहले सबसे पहले ये समझिए कि प्रथाएं या परंपराएं, इससे मतलब क्या है। तो मैं समझता हूं कि भारत में रह करके ऐसे कम लोग होंगे जो परंपरा को नहीं समझते होंगे। जैसे कुछ चीजें हमारे कल्चर में शामिल होती हैं, जैसे मंदिर में जाएंगे तो बिना नहाए आप नहीं जाना चाहेंगे, ये हमारी परंपरा है। ये हमारी परंपरा है। जूता चप्पल पहन करके हम मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं, जाते भी नहीं हैं, ये हमारी परंपरा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे कुछ संस्कार होते हैं। हमारे हिंदू धर्मालोजी में 16 संस्कार जो रखे गए हैं, वो क्या है? वो केवल परंपरा है। तो फिलहाल मैं धर्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कॉमर्स अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। मेरा कहने का केवल यही मतलब है कि कुछ परंपराएं का मतलब कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे रीति रिवाज जिसका हम पालन करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे, उसी को हम परंपराएं कहते हैं। उस परंपरा का ही नाम प्रथा है, और दोनों एक ही चीज है। इसको रीति रिवाज भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ प्रथाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं जिसका हम फॉलो करते हैं, अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे। हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते, क्योंकि सब लोग उसी रास्ते चलते हैं, तो मुंह चलना ही पड़ता है। तो कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की परंपराएं या प्रथाएं, वो कुछ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले है एक रूपता की परंपरा। एक रूपता की परंपरा यानी कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि एक रूपता की परंपरा। एक रूपता की परंपरा, ये क्या है? एक रूपता का मतलब ये है, समझ लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि यदि आपके क्लास में एक दिन हम पढ़ाने जाए अकाउंट,
दूसरे दिन कोई और जाए, तीसरे दिन कोई और जाए, चौथे दिन कोई और जाए, यानी सप्ताह में 6 दिन, 6 दिन में 6 लोग पढ़ाने आपको जाए, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको समझ में नहीं आएगा। भले ही वो पढ़ाने वाले सबके सब विद्वान हों, क्योंकि सबका पढ़ाने का अपना स्टाइल होता है, अपना मेथड होता है, अपना तरीका होता है, अपना जो भी व्यवस्थाएं होती है। इस प्रकार से यदि आपको 6 दिन में एक ही विषय 6 टीचर पढ़ाने जाएगा, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, तो समझ में नहीं आएगा। वही काम है कि मान लीजिए हम अपने अकाउंटिंग व्यवस्था में एक रूपता नहीं लाते हैं, एक तरह का काम नहीं करते हैं, तो हम निश्चित तौर पर फेल्योर हो जाएंगे। एक रूपता की परंपरा यही कहती है कि अपने बिजनेस में, अपने अकाउंटिंग में आप जिन प्रथाओं को लागू किए हैं, जिन व्यवस्थाओं को लागू किए हैं, जिन रीति रिवाजों को लागू किए हैं, उसे ही आगे बढ़ाइएगा। हम उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए हम अपने अपने फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में हमने भारतीय बही खाता प्रणाली अपना लिया, उससे लाभ हानि कुछ ज्ञात कर लिया। दूसरे साल में हम डबल एंट्री सिस्टम अपना लिए, उससे भी लाभ हानि ज्ञात करेंगे। तीसरे साल में गहरा लेखा प्रणाली कर ली है, चौथे साल में रोका प्रणाली कर ली है। परिणाम क्या होगा? हम तुलना ही नहीं कर पाएंगे, विभिन्न वर्षों की हम तुलना कर ही नहीं पाएंगे कि किस वर्ष में हम बेहतर रहे हैं और किस वर्ष में खराब रहे हैं, क्योंकि हमारे में एकरूपता नहीं रही। इसी प्रकार से, क्योंकि मैं अब ये मान के चलता हूं कि आप लोग फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, परंतु यदि कुछ कॉमर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, तो हरास की हमारी विधियां होती हैं 8-10 विधियां होती हैं हरास की। जो लोग उसको पढ़े होंगे थोड़ा वही समझेंगे, शेष लोग नहीं समझेंगे तो घबराएगा नहीं। मैं केवल सबको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए हरास की 8-10 विधियां होती हैं। एक साल में हमने किसी एक व्यवस्था को लागू किया, दूसरे साल में दूसरी विधि, तीसरे साल में तीसरी विधि, चौथे साल में चौथी विधि अपनाया, तो संपत्तियों का वास्तविक मूल्य हम ज्ञात कर ही नहीं पाएंगे और किस वर्ष में कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, पूरी हमको जानकारी नहीं पाएंगे। तो इस परंपरा के अंतर्गत यही कहता है। मान लीजिए आप पहले साल में अपना फाइनेंशियल ईयर रखते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, दूसरे साल में रखते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तीसरे साल में रखते हैं 1 जुलाई से 30 जून, चौथे साल रखते हैं 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। तो क्या होगा? हर साल 3-3 महीने का आप पीछे बढ़ते जाएंगे, परिणाम में होगा कि एक्यूरेट लाभ हानि ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से किसी भी वे में मैंने 2-3 उदाहरण आपको देकर के समझा दिया कि एक रूपता यदि हम नहीं लाते हैं तो हमारे व्यवसाय में फायदा नहीं होगा, और यदि होगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा। दोनों बातें हैं। तो एक रूपता यानी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि व्यवसाय में जिन भी व्यवस्थाओं को आप लागू किए हैं उसको आप बहुत कायदे से सोच समझ करके फुल्ली एनालिसिस करके आप एक व्यवस्था को लागू करिए, और जिस व्यवस्था को आप लागू कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते जाइए, तब आपको सफलता मिलेगी। एक रूपता हमारी यही कहती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पूर्ण प्रकटीकरण यानी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। दूसरा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। पूर्ण प्रकटीकरण ये क्या है? इसके नाम से यह स्पष्ट है। पूर्ण प्रकटीकरण यानी हम अपने बिजनेस में जो भी लेन देन करें वह पूर्ण हो, उसका लेखांकन पूर्ण हो, उसमें कुछ छुपाया न हो, अगले को आपके व्यवस्था को समझने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत न पड़े। आपका वो बैलेंस शीट देख ले और आपके व्यवसाय का आकलन कर ले, आपका कोई भी प्रपत्र, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो देख ले तो समझ ले कि हाँ जो लिखा गया वो पर्याप्त है और इसमें और कुछ छुपाया नहीं गया है। पूर्ण प्रकटीकरण ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सरकार के नज़र में नंबर 1 होते हैं, आयकर विभाग के नज़र में नंबर 1 होते हैं, हमारी गुडविल बेहतर होती है,
इन केस कभी हम अपने बिजनेस को बेचना चाहें तो उसके क्रेता ज़्यादा मिलेंगे और मार्केट में मेरा गुडविल बेहतर हमेशा बना रहेगा और लोगों के अंदर रहेगा कि ये संस्था नंबर 1 की है, इस संस्था में कभी कोई छुपाया हुआ बात नहीं है। परंतु ये सब तो थ्योरी हो गई। टेक्निकल भाषा में आप समझना जरूर चाहते होंगे कि पूर्ण प्रकृति का कोई एग्जाम्पल सर जी नहीं दिए, तो मैं बता रहा हूं। सपोज करिए कि आपके फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा हो। सपोज करिए कि आपके फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा हो और उसका हाथ कट गया हो काम करते समय। निश्चित तौर पर हाथ कटने के बाद वो फैक्ट्री के ऊपर यानी कि आपके ऊपर वो हर्जाना ठोकेगा, मुकदमा वो लड़ेगा, वो मुकदमा करेगा, वो चाहेगा आपसे अधिक से अधिक पैसा उसको मिले। आप सीधे नहीं मानेंगे तो लेबर कोर्ट के माध्यम से आपके ऊपर मुकदमा करेगा। परंतु फिर भी ये नहीं सही है कि वो मुकदमा कर दे तो आप पैसा दे देंगे। आप देंगे भी नहीं, मैं जानता हूं, तो करेंगे क्या? ऐसे कंडीशन में मुकदमा चलेगा। मुकदमा के लिए आप भी अपने वकील को रखेंगे, वो अगर आप तो रखेगा ही रखेगा, दोनों तरफ से मुकदमे होंगे। परंतु ये है कि यदि मुकदमा आप जीतते हैं तब तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी अपनी बात को रखेंगे कि ये जानबूझ करके लापरवाही की है इसलिए इनका हाथ कटा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी मशीनरी सही है, मेरी व्यवस्था सही है, ये लापरवाही किए हैं। आप ऐसा कुछ तर्क दे सकते हैं, देंगे भी, निश्चित तौर पर देंगे। परंतु वो क्या करेगा कि जानबूझ करके हमको काम पे लगाए थे, हम अनट्रेंड थे, फिर भी जबरदस्ती काम पर भेजे थे, वर्कलोड ज्यादा कर दिए थे, हमारे समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ उसने वो भी लिखेगा। परिणाम ये हो सकता है कि या तो आप जीतेंगे या तो वो जीतेगा। तो जब आप जीतेंगे तो पैसा नहीं देने पड़ेंगे और वो जीतेगा तो पैसा देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वह मुकदमा यदि आपके ऊपर 5 लाख रुपए थोप दिया है, 5 लाख का हर्जाना अगर आपसे मांग रहा है, तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो आप जीते या तो आप हारे। यदि आप जीतते हैं तो आपको पैसा नहीं देना होगा। ध्यान से समझेंगे, कुछ नई कहानी नहीं कर रहा हूं। यदि आप जीतते हैं तो पैसा नहीं देना होगा, वह जीतता होगा तो पैसा देना होगा। यानी कि वह मेरा आज के डेट में मेरा दायित्व नहीं है, आज के डेट में वह मेरा दायित्व नहीं है। लेकिन हम फुल्ली तौर पे नहीं कह सकते कि मेरा दायित्व नहीं है, क्योंकि मुकदमा हार जाने पर मेरा दायित्व है। तो हम क्या करें? इसी को बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसी को बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी कि संभाव्य दायित्व। संभाव्य दायित्व। तो कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 अनुसूची 6 भाग फर्स्ट ए के अनुसार एक शेड्यूल दिया गया है। आप लोग गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, किताबों में देख सकते हैं। उस शेड्यूल में उस स्पष्ट लिखा गया है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी यदि है तो उसे लायबिलिटी साइड में सबसे नीचे, लायबिलिटी साइड में सबसे नीचे उसे दिखलाएंगे, परंतु वह धनराशि अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखा जाएगा। अभी ये बात जो मैं बोल दिया हूं कंपनी अधिनियम वाली, तो मैं समझता हूं आइडिया फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो इतने समझ तो नहीं आएगी, लेकिन किताब आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगी। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि वह धनराशि मेन अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखी जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं लिखी जाती क्योंकि हो सकता है कि मुकदमा हम जीत जाए। तो जब जीतेंगे तब तो नहीं देना होगा, लेकिन नहीं जीतेंगे तो देना होगा, तो भी वो धनराशि लिखी जाती है। मेरे कहने का मतलब वो धनराशि मेन अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिख करके पार्टिकुलर वाले कॉलम में लिखी जाती है। फिर से बता रहा हूं, कंटिंजेंट लायबिलिटी की धनराशि मेन अमाउंट वाले कॉलम में न लिख करके पार्टिकुलर वाले कॉलम में ही लिखी जाती है सूचनार्थ। पार्टिकुलर वाले कॉलम में लिखी जाती है सूचनार्थ, यानी आपको केवल बताने के लिए कि मेरा इतने का कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो ये क्या है? यही मेरा फुल डिस्क्लोजर है, यही मेरा फुल डिस्क्लोजर है। अगला नहीं जान रहा था कि मेरा मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन हमने उसको छुपाया नहीं, हमने उसको लिख दिया। हम उसको धनराशि को जोड़े नहीं है क्योंकि मेन कॉलम में मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन मैंने दिखला दिया कि भाई मुकदमा चल रहा है, मैं जीत भी सकता हूं, हार भी सकता हूं। यही है फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि व्यवसाय में आप कोई बात छुपाए नहीं, व्यवसाय में आप कोई बात छुपाए नहीं।
कोई लायबिलिटी है तो प्रकट करें, कोई एसेट्स है तो प्रकट करें। एक चीज और आगे आप लोग पढ़ेंगे, हालांकि वो अभी इंटरमीडिएट की चीज नहीं है, बीकॉम या अथवा एमकॉम में आपको मिलेगा, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग हम उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर इतना ही बता देता हूं कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि सभी कंपनियां, सभी संस्थाएं अपने आप को अपने ड्रेसिंग करती हैं। ड्रेसिंग मतलब अच्छा दिखने का, वो जानबूझ करके बढ़िया बढ़िया बैलेंस शीट बनाएंगी, झूठ फूट के वो लिखेंगी कि हमारे पास इतने फंड है, हमारी वास्तविकता नहीं है, लेकिन वो दिखलाएंगी इसलिए क्योंकि मार्केट में उनका दबदबा बना रहे। तो ये विंडो ड्रेसिंग को ये फुल डिस्क्लोजर ब्रेक करता है। ये कहता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग करके आप अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास तो करेंगे, बेहतर दिखाने का प्रयास तो आप करते हैं, लेकिन बेहतर का मतलब ये नहीं कि आप झूठ दिखाएंगे। तो फुल डिस्क्लोजर का यही मतलब होता है कि हम कोई बात छुपाए नहीं, कोई बात बढ़ाए नहीं, कोई बात झूठ न लिखें, जो लिखें वो सही लिखें, साफ लिखें और विश्वसनीय लिखें। बस यही है फुल डिस्क्लोजर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट मैं बताता हूं, कहीं जाइएगा नहीं। पूर्ण प्रकटीकरण, ये तो हो गया बेटा। अब पता है सारता या प्रमुखता की परंपरा, यानी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, सारता या प्रमुखता, महत्वपूर्णता, कुछ भी कहिए। सारता या महत्वपूर्णता की परंपरा, ये क्या है बताइए? इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, यानी कि सारता, महत्वपूर्णता, प्रमुखता की अवधारणा, कुछ भी कहिए। प्रमुखता की अवधारणा, प्रमुखता की अवधारणा, महत्वपूर्णता की अवधारणा या सारता की अवधारणा। सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन समझने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बता रहा हूं ये क्या है। ये अवधारणा ये बताती है कि हमें उन्हीं चीजों को अकाउंटिंग में दर्शाना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो, जिनका कोई मतलब निकलता हो। जिनका कोई मतलब नहीं निकलता हो उनको पुनः उनको दिखाने का कोई औचित्य नहीं बनता। मेरा मतलब है कि आम घास उठा के कुछ भी ना भरते रहिए, जो जरूरी हो उसी को भरिए, जो अकाउंटिंग में महत्व रखता है उसको लिखिए, उसको दिखलाइए, वो तो जरूरी भी है। लेकिन कुछ चीजें एकदम नगण्य होती हैं, यानी कि जिनको दिखलाया जाना उचित नहीं होता, उनको दिखलाना जाना उचित नहीं है तो उसको न दिखाइए। यानी जो बेहद कम महत्वपूर्ण की चीज है उसको आप नहीं दिखाएंगे। वास्तव में अकाउंटिंग में उन्हीं को दिखाएंगे जिनका कुछ महत्व है, जिनका कुछ महत्व है उनको दिखलाइए, जिनकी जरूरत है अकाउंटिंग में, जिनके बगैर अकाउंटिंग नहीं किया जा सकता, यदि करेंगे तो गलत मान जाएगा। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कि उनको अकाउंटिंग में शामिल किया जाए, तो उन्हें ही रोका गया है कि उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। सारता का मतलब स्पष्ट है कि जो का सार तत्व है, मेन चीज है, जो मेन फैक्टर्स है, उसको दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मेन चीजें नहीं है, जो बेमतलब की चीजें हैं, जिनका कोई प्रमुख स्थान नहीं है, जिनमें कोई प्रमुखता नहीं है, उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। तो सुनने में तो अच्छा लगा होगा, परंतु मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसलिए समझ में नहीं आया होगा, गारंटी है। तो अब मैं बता रहा हूं, चलिए इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हूं क्योंकि ये 20 रुपए का है। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये 5 रुपए की कलम है। मान लीजिए मैंने आज, सपोज करिए कि आज यदि 25 दिसंबर हो और मैं ये कलम खरीद लिया 5 रुपए की, ये गारंटी है कि मेरे द्वारा लिखे जाने से मात्र 5 दिन में इसकी रिफिल खत्म नहीं होगी। 5 दिन में खत्म नहीं होगी, मैं ज्यादा नहीं लिखता हूं। तो मान लीजिए 5 दिन में ये आधी रिफिल खत्म हो गई है,
आधी रिफिल इसकी खत्म हो गई है। उसके बाद आ गया 31 दिसंबर। अब हम अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो देखा जाए तो आज के डेट में कलम की आधी रिफिल बची हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 रुपया मेरा बचा हुआ है। 5 का मैं खरीदा था, आधा मैंने यूज कर लिया, तो आधा बचा है नहीं बचा है? तो आधा बचा है, तो क्या हम इसे 2.5 रुपया अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे? मेरे ख्याल से आप लोगों को हंसी आती होगी, कहेंगे कि नहीं सर जी, ये तो शो करने का कोई मतलब नहीं है। तो एकदम सही सोचे हैं, शो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह कलम उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह कलम उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं इसका भी उदाहरण दे सकता हूं, यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब मैंने आधा खर्च कर लिया, आधा बचा हुआ है, 10 रुपए का ये है, 20 का है, मान लीजिए आधा खर्च कर दिए तो आधा बचा, यानी 10 रुपए की चीज बची है, तो भी इसे दिखाया जाना नहीं होगा। तो मैं समझता हूं सारता या प्रमुखता की बातें समझ में आ गई होंगी कि कोई भी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से, उन्हें नहीं दिखाया जाना चाहिए। चलिए 15 मिनट का वीडियो तो हो ही गया, अभी 2-4 मिनट तो और लगेंगे ही, ज़्यादा आज नहीं हो पाएगा मैं समझता हूँ। लिमिटेशन तो आपको आज भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कन्वेंशन बता दूंगा। उसके लिए पार्ट 3 का इंतजार करिएगा आप लोग। तो चौथा है आपका रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। एक सेकंड, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। की परंपरा, ये क्या है? बहुत अच्छी चीज है, हमेशा ध्यान रखेंगे तो फ्लिप फ्लॉप नहीं होंगे, नहीं ध्यान रखेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे बिजनेस में। रूढ़िवादिता की परंपरा कहने का मतलब यह है कि आपके माता पिता, बड़े भैया या दादा दादी और पुराने लोग यदि कोई पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहे होंगे तो आप कहेंगे अरे कहाँ पड़े हुए हैं पुराने बातों में, रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ पाते हैं आप लोग आज के जमाने में। रूढ़िवादिता का मतलब होता यह है कि ऐसी परंपराएं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, ऐसी परंपराएं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, उन्हें हम रूढ़िवादिता कहते हैं। रूढ़िवादिता का मतलब यही होता है कि पूर्वजों की परंपरा है। तो क्या जरूरी नहीं है क्या कि पूर्वजों की परंपराओं का पालन किया जाए? यदि अच्छा है तो पालन करेंगे ही करेंगे। अब बात आती है कि अकाउंटिंग में रूढ़िवादिता की परंपरा है क्या। मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन समझाने के पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा कुछ, ताकि समझाने के बाद एग्जाम्पल देने की जरूरत न पड़े। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन यानी कि रूढ़िवादिता की परंपरा, मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करिए कि हम आपको कहें कि आज से 1 साल बाद हम आपको 5,000 रुपया देने वाले हैं, देंगे नहीं? सपोज करिए, हाँ दे कौन रहा है आज के जमाने में। तो मान लीजिए कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं 1 साल बाद आपको 5,000 रुपया दूंगा। तो क्या उस बेस पर आप अपना कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं क्या कि चलिए अभी मैं उस तरह उसको खर्च कर ले रहा हूं और जब सर जी 5,000 रुपया देंगे तो उसी से वो मैनेज हो जाएगा? मैं समझता हूं आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। फिलहाल हमें आप उतना जानते नहीं है, तो हो सकता है मेरी बात पर विश्वास न भी करें, लेकिन यही बात अपने पेरेंट्स पर लागू करके, मान लीजिए मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है चलता है। यदि आपके पिताजी आपसे कहे हो कि बेटा मैं 5,000 रुपये 1 साल बाद दूंगा, तो क्या उस बेस पर आप अपने दोस्तों से कर्जा ले सकते हैं क्या?
या लेकर कोई काम कर सकते हैं क्या कि मेरे पिताजी देंगे तब मैनेज हो जाएगा? निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में 1% ही सही लेकिन ये डर बना रहेगा कि इनकेस मेरे पिताजी पैसा ना दे तो, मेरे गार्जियन पैसा ना दे तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि किसी को ये कह देने से कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप निश्चित तौर पर कोई खर्च अपना मैनेज नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपके पिताजी आपसे कह दे बेटा 1 साल बाद मैं आपसे 5,000 रुपया लूंगा, तो आज ही से गोलक भरना शुरू कर देंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि आपके मन में ये बात है कि पापा कहे हैं तो 1 साल बाद 5,000 रुपया हमसे मांग सकते हैं। अब मांग सकते हैं तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम देंगे कहां से? तो आज ही से बचाएंगे तो बढ़िया रहेगा, आज ही से बचाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसा सोच करके आप उसकी व्यवस्था करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। अब उसी चीज को जरा यहां समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम कहे कि हम आपको 5,000 देंगे, आपके पिताजी कहे कि आपको 5,000 मिलेगा, तो आपने उसमें विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि 5,000 आपसे लेंगे, तब आज ही से आप व्यवस्था में लग गए। यही है रूढ़िवादिता। मतलब ये हुआ कि रूढ़िवादिता की परंपरा ये कहती है कि भविष्य में होने वाले लाभों पर ध्यान नहीं देना है, परंतु भविष्य में होने वाली हानियों को ध्यान में रख करके काउंटिंग करना है। भविष्य में होने वाले लाभों को ध्यान में नहीं रखना है, परंतु भविष्य में होने वाली हानियों को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग करना है। यदि आप लोग फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तब तो यही बात पर्याप्त हो जाती है, परंतु यदि मेरा वीडियो इंटरमीडिएट के छात्र देख रहे होंगे या उससे ऊपर के लोग देख रहे होंगे, तो एक लाइन में केवल उनके लिए बताना चाहूंगा कि जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं, इन कंडीशन यानी कंडीशनल इशू ऑफ डिवेंचर, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक एंट्री करते हैं। यदि हमें सूचना हो कि हम एक्ट पर इशू तो कर रहे हैं, परंतु इसका शोधन एट प्रीमियम करना होगा। मैं जो बोल रहा हूं फर्स्ट ईयर के लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये बात उनके लेवल से ऊपर की है। शेष लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उन्हीं के लिए बात बोल रहा हूं कि कंडीशनल इशू ऑफ डिवेंचर है, यानी कि इशू एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, देन अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बीइंग डिवेंचर इशूड एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। यह क्यों? क्योंकि आज तो हम कोई छूट नहीं दे रहे हैं, यानी कि कोई प्रीमियम आज नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रीमियम हमें भविष्य में देना है। तो प्रीमियम हमें भविष्य में देना है आज के 4 साल बाद, परंतु उसका लेखा हम आज ही कर लिए। फर्स्ट ईयर के लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज उनके लिए नहीं था, ऊपर के लोगों के लिए था, और उनको समझ में भी आया होगा। ऊपर के लोग इस वीडियो मेरा देख रहे हैं, उनके समझ में भी आया होगा कि भविष्य में जो अभी आज के 4 साल बाद 5 साल बाद जो मैं खर्च करूंगा प्रीमियम, उसका मैं लेखा आज ही कर रहा हूं। यही तो है, यही है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, रूढ़िवादिता की परंपरा। यानी कि भविष्य में होने वाले, अब मैं फर्स्ट वर्ड को बोला, भविष्य में होने वाले लाभों को ध्यान में न रखा जाए, जबकि भविष्य में होने वाली हानियों को ध्यान में अनिवार्य रूप से रखा जाए। यही है रूढ़िवादिता की परंपरा। घबराएंगे नहीं। एक लाइन और है इसके आगे क्या बेटा? उचित समय की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ टाइमलाइंस। कन्वेंशन ऑफ टाइमलाइंस, उचित समय। कोई विशेष नहीं है, कोई कठिन नहीं है। टाइमलाइंस कन्वेंशन हमें यह बताता है कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए व्यवसाय का, अस्थायी होना चाहिए। यानी कि हम अपने जो लेखे जोखे रखते हैं
वर्ष में एक फिक्स अवधि होना चाहिए कि वो कैलेंडर वर्ष से अपनाए जाएंगे, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर अपनाए जाएंगे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या 1 जुलाई टू 30 जून, 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। इसके अलावा कोई भी आप, मैंने इसके बारे में कई बार चर्चा हम कर चुके हैं। तो वही है, उचित समय की परंपरा ये कहती है कि एक निश्चित अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए और वही हमेशा फॉलो भी होना चाहिए। बस यही है उचित समय की परंपरा। इसके आगे और कुछ इसमें तो मैं समझता हूं नहीं है। बस आज का वीडियो मैं समझता हूं, यदि हम लिमिटेशन शुरू भी कर दें तो कम से कम 11 है, आज हो नहीं पाएगा। वीडियो बड़ा होगा, उबाऊ होगा, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ऐसा भी नहीं चाहूंगा कि हम मेहनत करके बनाएं आप न देखें, इसलिए आज यही पर्याप्त है। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मैं आपको ये भी पढ़ा दिया, आराम से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिमिटेशन मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा, यानी कि ये YouTube पर अपलोड होगा, इस नाम से पार्ट 2 के नाम से अपलोड हम करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 के नाम से अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके आगे तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। एक बात लास्ट में हमेशा कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, समझ में आएगा ही तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अधिक से अधिक पॉपुलर करने में मेरी मदद करेंगे। थैंक यू।